सिक्स के सिक्सर का मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों से। पटना से एक बड़ी खबर, पीएम मोदी का संभावित बिहार दौरा। 15 नवंबर को बिहार आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती में शामिल हो सकते हैं। बिहार को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार की तरफ से एक बड़ी तैयारी चल रही है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। ये खबर मिल रही है कि 15 नवंबर को बिहार आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमुई पहुंच सकते हैं और आपको बता दें कि जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार को कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सरकार की तरफ से कोई बड़ी तैयारी चल रही है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से ये जानकारी मिल रही है सामने। पीएम मोदी का संभावित बिहार दौरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है 15 नवंबर को आ सकते हैं बिहार। आपको बता दें 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती होती है और ये इस जयंती के समारोह में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जमुई में। बिरसा मुंडा की जयंती में प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। क्या जानकारी मिल रही है बिहार आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है कि प्रधानमंत्री का दौरा बिहार होगा और खास तौर पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जानी है। इसको लेकर के पूरे देश में कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री जो अभी तक जो संभावित कार्यक्रम है जिसकी तैयारी की जा रही है वो प्रधानमंत्री उस दिन जमुई में होंगे। और खास तौर पर इसके लिए बीजेपी की तरफ से भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे देश में मनाया जाना है और प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के जमुई का चयन किया गया है कि जमुई जिले में आएंगे और वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि पीएमओ से अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तैयारी पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही ऑफिशियल जानकारी जो है वो आएगी। लेकिन ये शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद को अपना परिवार छोड़कर कोई दूसरा यादव समाज का व्यक्ति नहीं दिखता है। उन्होंने पूछा है कि क्या यादव समाज में कोई ऐसा बेटा नहीं है जो उनकी राजगद्दी को संभाल सके। अरवल के निजी होटल में दिवंगत कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर गिरिराज सिंह ने बीजेपी के भीष्म पितामह को नमन किया और इसके बाद भोजपुर के तरारी उपचुनाव में प्रचार के लिए निकल गए। आज लालू जी के परिवार में परिवार छोड़ करके कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे पत्नी रहे चाहे बेटा रहे। 90 के बाद वो भूल गए और रानी के पेट से निकला हुआ ही बेटा आज राजगद्दी पर सिंहासन पर है, जिसका नाम तेजस्वी यादव। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने पीएम मोदी से पूछा कि जनता से जो उन्होंने वादे किए थे उन्हें तीसरा टर्म शुरू होने के बाद भी पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बिहार में 20 साल से डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी फैक्ट्री नहीं लगने पर सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री जी को जो जनता जो उन्होंने वादे किए, विगत 2 टर्म उनको दिया और ये तीसरा टर्म उनका शुरू हुआ है, तो जो 2 टर्म में उन्होंने जो वादा किया था देश की जनता के साथ, और खास तौर पे मैं बिहार से हूँ, तो बिहार से उन्होंने वादा किया था कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको खुलवाएंगे और उसी की चीनी से चाय पियेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को बताएंगे कि डायबिटीज हो गया है, क्या चीनी मिल खुलेगी कि नहीं खुलेगी और कब चाय पियेंगे? तो बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। खबर मोतिहारी से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। देखिए शुक्रवार को पहाड़पुर में पुलिस टीम पर हुए हमले की खबर। शुक्रवार को न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही इससे पहले हुए 3-4 पुराने जो हमला का मामला है उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक जिले से 42 लोगों को गिरफ्तार किया है।
हमला मामले में पुलिस ने छापेमारी कर अब तक कुल 3 गिरफ्तारी कर ली है और एक अभियुक्त को सेम डे ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका था और एसआईटी के द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और अन्य भी जो अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और इसमें एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि इस केस में जल्द से जल्द पुलिस चार्जशीट करे और ट्रायल कराकर इन सभी अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिला पाए। सीतामढ़ी के मैसौल में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने पर बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने नाराजगी जताई है। बीजेपी विधायक ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। उपचुनाव में तरारी विधानसभा क्षेत्र में लगा हूं। कई सूत्रों से जानकारी मिली है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के मैसौल गांव में हनुमान जी के प्रतिमा को विखंडित कर दिया गया है। तो मैं तो अभी वहाँ हूँ नहीं तो तत्काल मैं पहुँचता वहाँ, जायजा लेता अपने से कि क्या सही है क्या गलत है, किसने ऐसा काम किया। पूर्णिया से एक बड़ी खबर देखिए, पप्पू यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार। दिल्ली से आरोपी मनीष पांडे की गिरफ्तारी हुई। मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि दुबई के नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी थी। आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। पूछताछ में मनीष पांडे ने कहा है कि वो पहले से भी पप्पू यादव के लोगों के संपर्क में रहा है और पहले भी वो इस तरह के धंधे में संलिप्त रहा है। तो आरोपी मनीष पांडे की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोबाइल और सिम कार्ड दोनों ही बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से इस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इस व्यक्ति ने धमकी दी थी, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है लॉरेंस बिश्नोई से और पहले भी इस तरीके का काम वो कर चुका है। उसने कबूल किया है कि इस तरीके की धमकी जो है वो पहले भी दे चुका है और ये भी उसका कहना है कि वो पप्पू यादव के कई और लोगों के संपर्क में पहले से भी वो रहा है। ये खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, पप्पू यादव को धमकी देने वाला जो व्यक्ति था वो गिरफ्तार हो चुका है, जिसका कि लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। आपको ये बता दें कि एक दुबई के नंबर से उसने कॉल की थी पप्पू यादव को और धमकी दिया था। तो पूछताछ में ये सामने आया है कि मनीष पांडे का कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को जो धमकी दे रहा था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल 5 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पप्पू यादव को धमकी दी गई थी और वो दुबई के नंबर से मतलब 9+97 कोड से धमकी दी गई थी और इस मामले की सूचना पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय से लेकर पूर्णिया के आईजी, एसपी, डीजीपी सबको दी थी और पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो यह नंबर दिल्ली का पाया गया और आज एसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति था जिन्होंने पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दी थी वह मनीष पांडे था जो दिल्ली का रहने वाला है और मनीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिस मोबाइल से और जिस सिम नंबर से वो दुबई का सिम नंबर था 97 का नंबर, उस सिम को भी बरामद कर लिया गया है। वो मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस ने कहा कि ये व्यक्ति पहले भी इस तरह के कई लोगों को धमकी दे चुका है और जब उन्होंने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के मामले में देखा कि पप्पू यादव ने ट्वीट किया है तो पप्पू यादव को डराने के उद्देश्य से उन्होंने धमकी दी थी और जो मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। जी, लेकिन प्रवीण ऐसा उसने किया क्यों, क्या इसको लेकर कोई बात उसने की? फिलहाल कई बिंदुओं पर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, अनुसंधान कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था, क्या धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उन्होंने धमकी दी थी, जबकि एसपी का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर इन्होंने पप्पू यादव को धमकी दी थी। बिल्कुल ठीक है प्रवीण, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रहने वाले मनीष पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं, साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है।
प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और चलिए अब बात महापर्व छठ की तैयारी की करेंगे। तो देखिए, छठ महापर्व को लेकर के तैयारी तेज है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने स्टीमर से छठ घाटों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने आपको बता दें कि नासरीगंज घाट से गाय घाट तक के घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही घाट की साफ सफाई और छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर के भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के करते हैं। तो सासाराम से देखिए एक बड़ी खबर है। 10 अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। 2 देसी बंदूक, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 39 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। 1 किलो 800 ग्राम हेरोइन भी जब्त किया गया है। 1,31,000 कैश, दर्जनों क्रेडिट कार्ड और 21 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 14 थाने की पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की। पटना से एक बड़ी खबर। पटना में एएसआई की पिटाई का ये मामला। रामकृष्ण नगर थाने के एएसआई की पिटाई। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिटाई करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। रामकृष्ण नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। और आपको बता दें कि जांच करने के लिए गए एएसआई की पिटाई की गई थी। सिविल ड्रेस में जांच करने के लिए गए हुए थे और ऐसे में नाराज भीड़ ने पुलिस अधिकारी को ही पीट दिया। एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो है सो रामकृष्ण नगर थाना में एफआईआर दर्ज कर 5 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो इसमें दोषी लोग हैं उनको चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर के नहर में गिर गई और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। ये घटना NH-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के रानीगंज शमशान घाट के पास की है। दोनों युवक की पहचान सिंधवारा गांव निवासी मोहित कुमार और चुन्नू कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद सिंधवारा गांव में मातम बसा हुआ है। कोई इसमें निशाना नहीं दिया हुआ, जबकि यहाँ पर एक्सीडेंट एक बार नहीं कई बार हुआ है। 4 लाइन में 6 लाइन में 4 व्हीलर भी गाड़ी एक बार गया था। वो भी आदमी कितना डैमेज में गया था। तो ये सब रोड वाला को चाहिए कि इसमें जितना भी है से एरो लाइन देना चाहिए कि यहाँ पर निशानी लगे कि पुल है। जबकि ऊंचा पुल का डिवाइड रहता है तो दिखता है कि पुल है और ऐसे कोई पता नहीं चलता है। पटना में एक बार फिर से कुछ दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। आपको बता दें कि इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे गंभीर स्थिति में आपको बता दें कि PMCH में एडमिट कराया गया है। इस घटना में पुलिस ने 4 आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन बताते चले आपको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 5 आरोपियों में पीड़िता की सौतेली मां भी शामिल बताई जा रही है। नाबालिग के साथ गैंग रेप का एक मामला सामने आ रहा है। बता दें आपको, कुछ दरिंदों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। 5 आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि 5 आरोपियों में पीड़िता की सौतेली मां भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। आपको बताते चले, नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। राजीव नगर की ये घटना बताई जा रही है। पटना के राजीव नगर में नाबालिग के साथ गैंग रेप और इसी मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश विदेश की खबरों में अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में चुनाव प्रचार किया है और इस दौरान उन्होंने झारखंड में चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग पर जल्दबाजी का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि केंद्र के हाथ की कठपुतली बन चुकी केंद्रीय संस्थाएं विरोधियों को परेशान करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं। पहले ही चुनाव करा दिया है, कोई बात नहीं। चुनाव आयोग का अधिकार है। केंद्र सरकार के हाथों में आज के दिन कठपुतली की तरह नाचने वाले ये संस्थाएं जब चाहे जैसा चाहे
जिसको चाहे जहां चाहे अपना आदेश सुनाती है और अपने विरोधियों को परास्त करने के नए नए षड्यंत्र रचती है। खूंटी से सीधा अब श्रीनगर आपको लेकर चलते हैं और देखिए जहां पर जम्मू रीजन के कई इलाकों में आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू में 30 ठिकानों पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बल की तरफ से डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बल की तरफ से शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी विरोधी अभियान बताया जा रहा है। आतंकियों का हिसाब अब जरूरी है। आतंकियों के खिलाफ आपको बता दें कि अभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़ा आतंक विरोधी अभियान इसे बताया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे लगता है कि ये हमले जो है वो स्थानीय सरकार को अस्थिर करने के इरादे से किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को इन हमलों की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि आतंकियों को मारने की जगह उन्हें पकड़ करके और कार्रवाई की जानी चाहिए। जो ये कर रहे हैं पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों समेत रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई जैसे 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को साजो सामान उपलब्ध करवा रही है, जिनका इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है और इनमें से ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लायर हैं। Transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions. We are also in touch with the US authorities to clarify. और अब बात मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालातों की करेंगे। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ जंग जारी है। इजराइल और ईरान के बीच भी टेंशन बरकरार है। माना जा रहा है कि ईरान फिर से इजराइल पर पलटवार कर सकता है। इस तरह मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से युद्ध की आग में जल रहा। लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा अटैक करने का प्लान बनाया है। और अब बात कारोबार की करेंगे। देखिए, आईफोन बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में अभी तक का रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। जुलाई से सितंबर 2024 में देश में आईपैड की बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने बताया कि बिक्री जो है वो 6% से ज्यादा बढ़कर 94.93 अरब डॉलर हो गई है, जो कि एक साल पहले 89.49 अरब डॉलर थी। आईफोन की बम्पर बिक्री के बाद उत्साहित एप्पल की सीईओ टिम कुक ने भारत में 4 नए एप्पल स्टोर खोलने की घोषणा कर दी है।